दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। उपचुनाव को लेकर के सारी पार्टियां फुल तैयारी में लगी हुई है। अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें उपचुनाव को लेकर के, तो बाकी की जो राजनीतिक दल है उनसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे नजर आती है। इसका सीधा सा कारण है कि अब तक टिकटों को लेकर के, नामों को लेकर के कांग्रेस पार्टी में जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार 6 सीटों पर घोषित कर दिए हैं। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर है वो कार्यकर्ताओं के सामने और वोटर्स के सामने एकदम स्पष्ट हो गई है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आरएलपी और कांग्रेस से आगे नजर आती है। वहीं बात बीएपी की करें तो बीएपी जिन 2 सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी, उन दोनों ही सीट सलूम्बर और 84 के ऊपर बीएपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आरएलपी की ओर से अभी तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। शायद देर शाम या कल सुबह आरएलपी अपना कैंडिडेट उतार दे। वहीं कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज अभी जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखविंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह के साथ में बैठक चल रही है। इस बैठक में 7 विधानसभा सीटों पर जिन नामों की दावेदारी आई है, उनका एक पैनल बना करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। शायद देर शाम या कल सुबह कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिए जाए इन 7 विधानसभा सीटों पर। गठबंधन को लेकर के जो बातें चल रही थी, लगभग गठबंधन को लेकर के स्थितियां स्पष्ट हो चुकी है। पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है, केंद्र की राजनीति को लेकर है। राज्य स्तर पर गठबंधन को लेकर के ना तो प्रदेश के सहयोगियों ने संपर्क किया है, ना हमने संपर्क किया है। यानी एक तरह सा ईगो सा बनता हुआ हमें इन नेताओं के बयान में नजर आ रहा है। क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन की गोविंद सिंह डोटासरा बात कर रहे हैं कि ये केंद्र की राजनीति को लेकर के बना है, तो दोस्तों आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों में अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। तो क्या इस प्रकार की चीजें राजस्थान में हो सकती थी? संभव थी, क्योंकि जिस तरह के बयान इन गठबंधन के सहयोगियों के आए हैं पिछले दिनों, चाहे हनुमान बेनीवाल की बात कर लो, चाहे बीएपी के राजकुमार रोत की बात कर लो, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लो, बयानों में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी में काफी हद तक संयम बरता गया। काफी हद तक एक दायरे में रह करके गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बयान दिए। दोस्तों राजकुमार रोत तो जो अहम सहयोगी है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि लोकसभा चुनाव में भी हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने सामने से आकर के हमसे गठबंधन किया। वहीं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी कई बार कांग्रेस और गठबंधन को लेकर के अपने तीखे बयान दे चुके हैं। तो अब स्थिति लगभग स्पष्ट सी हो गई है कि राजस्थान के इन 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, सभी दल अपनी अपनी ताकत लगाएंगे। अलग अलग सीटों पर अलग अलग दलों की अलग अलग रणनीति हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 2 सीटें ऐसी हैं जो 2 बड़े नेताओं का गढ़ रही है, जैसे खींवसर और 84। अगर हम खींवसर को लेकर के बात करें तो खींवसर में भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद लोग लगा रहे थे, जो जिस नाम की चर्चा मीडिया में चल रही थी, उसी नाम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रेवंत राम डांगा को हनुमान बेनीवाल के पुराने सहयोगी के तौर पर लोग जानते हैं। लंबे समय तक रेवंत राम डांगा हनुमान बेनीवाल से जुड़े रहे हैं और 23 के आम चुनाव में जिस तरह से रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश की, रेवंत राम डांगा काफी हद तक हनुमान बेनीवाल को घेरने में कामयाब रहे। जीत का जो मार्जिन था वो 2000 के आसपास वोटों का था। तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रेवंत राम डांगा को रिप्लेस करे, क्योंकि इन 10-11 महीनों में ऐसी कोई स्थिति रेवंत राम डांगा ने नहीं बनने दी जिसकी वजह से उनका टिकट कटे। चुनाव हारने के बाद में भी वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय थे। लगातार लोगों के बीच में रेवंत राम डांगा को देखा गया और एक अलग मिजाज के नेता हैं। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल एक अलग मिजाज के नेता हैं, तो वहीं रेवंत राम डांगा, उनका जो मिजाज है वो थोड़ा भिन्न है। दोनों ही नेताओं के बीच में जो तीखी बयानबाजी है वो चुनाव के बाद में हमने देखी है। पिछला जो खरनाल में तेजाजी का मेला भरा था, उसमें जिस तरह का माहौल बना, लोग कह रहे हैं कि इस माहौल बनने के पीछे यही 2 नेता जिम्मेवार थे। इन्हीं के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़े थे। तो खींवसर उपचुनाव को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इस उपचुनाव को शांति प्रिय तरीके से संपन्न करवाया जाए, क्योंकि दोनों ही नेता एक ही समाज से आते हैं। दोनों ही नेता बड़े कद के नेता माने जाते हैं। क्षेत्र में बड़ी पेठ है दोनों ही नेताओं की, और एक ही समाज से आने की वजह से
जो स्थितियां हैं राजनीतिक रूप से बड़ी हावी हो जाती है। दोस्तों, खींवसर से सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरएलपी किसे यहां कैंडिडेट बना करके भेजती है, और हनुमान बेनीवाल भी भली भांति जानते हैं कि जिस तरह के परिणाम 2023 में आए उसे देखते हुए एक बार फिर से शायद बेनीवाल के परिवार का ही कोई सदस्य आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़े। वो नारायण बेनीवाल हो सकते हैं, वो कनिका बेनीवाल हो सकती है, क्योंकि आरएलपी के किसी कार्यकर्ता को रेवंतराम डांगा के सामने शायद हनुमान बेनीवाल ये रिस्क ना ले उतारने की, क्योंकि सामने 2023 के परिणाम है। अब सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला तब हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी खींवसर से किसे अपना उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि मुकाबला तो वैसे ही रोमांचक हो गया है गठबंधन ना होने की तर्ज पर। जिस गठबंधन को लेकर के चर्चा हो रही थी, अब वो गठबंधन लगभग स्थिति स्पष्ट सी हो गई है कि गठबंधन नहीं होगा। आरएलपी अपने दम पर चुनाव मैदान में जाएगी, वहीं कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, भाजपा ने अपना उम्मीदवार क्लियर कर दिया है। तो त्रिकोणीय संघर्ष हमें इस सीट पर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी से दुर्ग सिंह चौहान का भी नाम चल रहा है। दुर्ग सिंह चौहान, जिन्होंने 2 बार हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा, 2 बार वो दूसरे नंबर पर रहे। वो बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में गए, 40,000 से ऊपर वोट उन्होंने लिए थे। तो दुर्ग सिंह चौहान भी एक बड़ा फैक्टर इस खींवसर की राजनीति में रहे हैं। भले ही दुर्ग सिंह चौहान को लेकर के जनता में एक अलग राय सी बनती हुई जा रही है कि जब जब दुर्ग सिंह चौहान चुनाव लड़े हैं तब तब हनुमान बेनीवाल की जीत आसान हुई। अब इसमें कितनी सच्चाई है राजनीतिक तौर पर वो हम नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की चर्चा चल रही है कि शायद मिर्धा परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे दे, अगर मिर्धा परिवार के व्यक्ति को टिकट कांग्रेस पार्टी दे देती है और भाजपा से रेवंतराम डांगा है, नारायण बेनीवाल अगर आरएलपी से आ जाते हैं, फिर सारे देश के मीडिया की जो नज़र है वो खींवसर के ऊपर आकर के टिक जाएगी, क्योंकि वैसे ही खींवसर हॉट सीट मानी जाती है। और उसके बाद में अगर इस प्रकार का समीकरण बन जाए तो अपने आप में वो एक बड़ी हॉट सीट हो जाती है, क्योंकि जाट समाज को लेकर के यहाँ की राजनीति अपने आप में हमेशा से हावी रही है। राजस्थान में राजनीति का केंद्र जाट समाज को माना जाता है। जाट समाज का जो प्रमुख केंद्र है वो नागौर बेल्ट को माना जाता है, और नागौर का जो प्रमुख केंद्र है वो खींवसर और खरनाल के एरिया को माना जाता है। तो सबकी नज़र जाट मतदाताओं को लेकर के रहेगी कि जाट मतदाता किसकी ओर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के परिणाम हरियाणा चुनाव को लेकर के आए, हरियाणा में ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद जाट मतदाता भाजपा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दे, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वो मतदान कर दे। और जो भी रिपोर्टें आ रही थी हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई, उन सभी रिपोर्टें में एक बात कॉमन बताई जा रही थी कि जाट समाज के जो लोग हैं, जाट मतदाता हैं, वो भाजपा से बहुत नाराज चल रहे हैं। काफ़ी नहीं बल्कि बहुत नाराज चल। लेकिन चुनाव परिणाम हम सबके सामने हैं। जाट मतदाताओं ने जम करके भाजपा का साथ दिया, और जिसकी बदौलत आज हरियाणा में नायब सैनी भाजपा की सरकार चला रहे हैं। तो क्या इस प्रकार की कोई स्थिति हमें खींवसर में देखने को मिलेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरह के बयान भाजपा को लेकर के दे रहे हैं कि आज के समय की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मनी अगर किसी पार्टी से है वो बीजेपी से है। बीजेपी को हराने के लिए मुझे अगर जहर का घूंट पीना पड़े तो भी मैं पी लूंगा। ये बात भी पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने कही थी। जहर का घूंट क्या था, इसको लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा की जा रही है। क्या जहर का घूंट कांग्रेस के साथ में गठबंधन का था या फिर कोई और है? जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। दोस्तों, खींवसर को लेकर के जो भी अपडेट होगी आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।